हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो पारिभाषिक शब्दावली थी लेखाशास्त्र की, वो 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे 14 नंबर पर व्यय यानी एक्सपेंसेस के बारे में। देखो, व्यय है जो 3 प्रकार के व्यय होते हैं। यानी एक तो होता है आयगत व्यय, एक पूंजीगत व्यय और एक होता है आस्थगित आयगत व्यय। देखो, इनको वन बाय वन तीनों को देखते हैं। देखो, आयगत व्यय क्या होता है? ये व्यापार के सामान्य क्रियाओं पर जो व्यय किए जाते हैं 1 वर्ष तक, यानी जो आयगत व्यय है उनका संबंध 1 वर्ष तक होता है, उनको आयगत व्यय कहा जाता है। जो सामान्य क्रियाओं पर एक्सपेंसेस या व्यय होते हैं, उनको आयगत व्यय कहते हैं। जैसे किराया है, व्यापार में कोई किराया चुकाया गया हो, रेंट चुकाया गया, मजदूरी दी गई मजदूरों को, आदि व्यय हैं जो आयगत व्यय कहलाते हैं। इसी तरीके से पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस वे व्यय होते हैं जिनका संबंध 1 वर्ष से अधिक का होता है। यानी सभी प्रकृति की वस्तुओं पर किए गए व्यय जिनका लाभ व्यापार को दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म तक यानी 1 वर्ष से अधिक तक प्राप्त होता हो। जैसे पूंजीगत व्यय में स्थायी संपत्ति का क्रय किया गया हो, उसे लाने व स्थापना का व्यय हो, अथवा किसी पुरानी संपत्ति हो तो उसको चालू हालत में लाने के लिए उस पर रिपेयरिंग के जो व्यय किए जाते हैं वे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आस्थगित आयगत व्यय, यानी डेफर्ड एक्सपेंसेस वे व्यय होते हैं ऐसे व्यय जो किसी वित्त वर्ष में भारी मात्रा में होते हैं, लेकिन उनका लाभ आगामी कई वर्षों तक व्यापार को प्राप्त होता हो। यानी जो आस्थगित आयगत व्यय होता है वो किसी संबंधित वित्त वर्ष में बहुत ही ज्यादा मात्रा में व्यय किए जाते हैं, ताकि भविष्य में जो व्यय किया गया है उसका काफी वर्षों तक व्यापार को आउटपुट मिले, लाभ मिले। जैसे विज्ञापन पर एक बार में कई मात्रा में या कई ज्यादा मात्रा में राशि में व्यय किया जाता है। अब जो विज्ञापन किया जाता है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या वस्तुओं का अधिकाधिक विक्रय करने के लिए या व्यापार को प्रमोट करने के लिए, तो जो विज्ञापन एक्सपेंसेस किए गए हैं उनका जो प्रॉफिट होगा वो भविष्य में प्राप्त होगा, ना कि तुरंत करंट वाले वित्त वर्ष में होगा। ऐसे व्यय को आस्थगित आयगत व्यय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें परचेज की। देखो, परचेज यानी आपको ये पारिभाषिक शब्दावली है वो हिंदी में भी ध्यान रखना और इंग्लिश में ध्यान रखना है। यानी क्रय यानी परचेज, यानी किसी भी वस्तु, माल अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। यानी माल है, सॉरी, ये परचेज क्रय है। क्रय उसे कहा जाता है जो व्यापार में कोई वस्तु खरीदी गई हो, माल खरीदा गया हो या सेवा को परचेज किया गया हो। उसको परचेज करने का मतलब यह है कि वो पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता हो। अगर अंतिम उपभोक्ता है, अगर उसको परचेज कर रहा है किसी वस्तु को, तो वो परचेज नहीं कहा जाएगा व्यापार के हिसाब से। तो व्यापार के हिसाब से देखें तो जो माल या वस्तु अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य से क्रय किया जाता है उसे क्रय कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्रय, सेल्स, इसका विपरीत होता है। बेचने के उद्देश्य से क्रय किए गए माल की लागत में लाभ जोड़कर दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करना। यानी जो आपने कोई माल क्रय किया है या कोई वस्तु बनाई है, उसमें जो भी आपकी कॉस्ट बनी है उसमें आप एक निश्चित दर से प्रॉफिट जोड़ेंगे, और प्रॉफिट को जोड़ने के पश्चात में आप उसको अन्य पक्षकार या ग्राहक को माल को बेचेंगे या अपना स्वामित्व ट्रांसफर करेंगे, उसको विक्रय कहा जाता है। विक्रय में एक निश्चित दर से लाभ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। देखो, परचेज रिटर्न क्या कहते उसे कहते हैं कि आपके द्वारा व्यापार में माल खरीद लिया गया है, लेकिन माल में कई बार या जो पूर्ति करता है वो किन्हीं कारणों से उसमें पूर्ति अधिक कर दी गई हो उसके द्वारा, या घटिया किस्म का माल हो, आदेश अनुसार न हो, तो माल को वापस लौटा दिया जाता है व्यापारी द्वारा। तो इसको क्रय वापसी कहा जाता है। यानी क्रय किए गए माल में से आंशिक भाग पूर्तिकर्ता को किन्हीं कारणों से पूर्ति अधिक होना, घटिया किस्म का होना, आदेशानुसार माल प्राप्त नहीं होना या समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण माल को वापसी लौटा दिया जाता है, उसे क्रय वापसी कहा जाता है। इसी तरीके से विक्रय वापसी इसका विपरीत होता है, सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्रेता द्वारा किन्हीं कारणों से व्यवसायी यानी विक्रेता को माल वापस करना। जो परचेजर है वो किसी भी कारण से व्यवसायी को माल वापस करता है। इसमें कारण पूर्ति अधिक भी हो सकती है, घटिया किस्म का भी हो सकता है, आदेशानुसार या ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हो, आदि कई कारण होते हैं, उसके माध्यम से बिक्री वापसी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। देखो, ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक, एंड स्टॉक को स्कंद भी कहा जाता है हिंदी में। स्टॉक 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, इसको प्रारंभिक रहतिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक, जिसको अंतिम रहतिया कहा जाता है। देखो, व्यापारिक वर्ष के पहले दिन रहतिया की उपलब्ध मात्रा एवं उसकी लागत को प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। यदि व्यापार पुराना है तो गत वर्ष का अंतिम रहतिया प्रारंभिक स्टॉक होता है। देखो क्या होता है, जो व्यापार में माल होता है स्टॉक, वो बिना बिका रह जाता है
वर्ष के अंत में, उसे ही स्टॉक कहा जाता है। आपने व्यापार में 20 लाख का माल खरीदा, अगर 10 लाख का माल सेल्स हो गया, गुड्स सेल्स हो गई 10 लाख की, तो बाकी कितना रह गया? 10 लाख का माल, तो उसको स्टॉक कहा जाएगा। अगर व्यापार नया है तो नया व्यापार में किसी भी प्रकार से प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता है, ठीक है, यानी नए व्यापार में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो पुराने व्यापार में और नए व्यापार में दोनों में होता है। यदि व्यापार पुराना हो तो गत वर्ष का अंतिम रहते प्रारंभिक स्टॉक होता है, यानी अगर व्यापार पुराना है, ओल्ड है, तो गत वर्ष का अंतिम रहती है यानी क्लोजिंग स्टॉक है, वो ही प्रारंभिक वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक होता है। ठीक है, अब बात करें अंतिम स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की। व्यापार के वर्ष के अंत में बिना बिका माल अंतिम रहतिया होता है, यानी व्यापार के अंत में जो बिना बिका हुआ माल शेष रह जाता है वो अंतिम स्टॉक कहलाता है। इसका मूल्यांकन सदैव, यानी जो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन है वो सदैव रूढ़िवादिता की परंपरा अनुसार, अभी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा क्या होती है। यानी रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से भी जो भी कम होता है उस पर किया जाता है, ये ध्यान रखें। यानी लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी राशि कम है उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है माल के प्रकार। यानी जो माल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कच्ची सामग्री का स्टॉक यानी रॉ मटेरियल, दूसरा होता है अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, और लास्ट होता है निर्मित माल का स्टॉक यानी फिनिश्ड गुड्स इसे कहा जाता है। देखो, माल मान के चलो कोई आपकी कंपनी है, व्यापार जूते का व्यापार करती है, ठीक है। अब आप द्वारा बाहरी लोगों से एक कच्चा चमड़ा खरीदा जाएगा, तो वो तो हो गया एक तरीके से रॉ मटेरियल। अब उस जूते को तैयार करने के लिए कच्चे चमड़े को आपको प्रोसेस से गुजरना होता है उसको तैयार करने हेतु। तो अगर उससे उसको तैयार करने से कोई प्रोसेस की गई है लेकिन वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है अभी तक माल, तो उसे अर्धनिर्मित माल का स्टॉक कहा जाता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, WIP है। और जो पूर्ण रूप से चमड़ा तैयार हो गया जूते बनने के लिए, जूता बन गया, तो उसे कहते हैं निर्मित माल का स्टॉक यानी फिनिश्ड गुड्स। यानी माल 3 प्रकार का होता है, कच्ची सामग्री का स्टॉक, अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, और लास्ट होता है निर्मित माल का स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट होता है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें विनियोग की, इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्यापार में आवश्यकता से अधिक धन उपलब्ध होने पर उसे व्यापार से बाहर अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड्स, प्रतिभूतियों व स्थायी निक्षेपों में लगाना। देखो, व्यापार की दृष्टि से विनियोग देखें, अपन स्वयं की दृष्टि दृष्टि से देखें तो विनियोग, जो पैसा अपन व्यापार में लगाते हैं उसको विनियोग कहा जाता है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार में कई बार आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त हो जाता है, या आवश्यकता से अधिक लाभ हो जाते हैं, या रिजर्व बन जाते हैं, सरप्लस रहता है। तो व्यापारी द्वारा बाहर के रूप में जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उनमें स्थायी रूप से निक्षेप या निवेश कर दिया जाता है, उसे विनियोग कहा जाता है, ताकि जो पैसा लगाया गया है व्यापार में, बाहरी संस्थाओं में, अंशों में, ऋण पत्रों में, बॉन्ड्स में, उनसे व्यापारी को एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता रहता है या लाभ प्राप्त होता रहता है। ये तो हो गया विनियोग। नेक्स्ट है संदिग्ध दायित्व यानी कंटीजेंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका होना या न होना किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, यानी जो संदिग्ध दायित्व, वे दायित्व होते हैं वो पूर्ण रूप से एक तरीके से व्यापार के लिए दायित्व नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि जो घटना घटित होगी या नहीं होती है, घटना, एक निश्चित घटना के घटित होने पर उन दायित्वों का निर्माण होता है। जैसे अगर व्यापार द्वारा किसी के लिए कोई गारंटी दी गई है, बुनाई गई बिल है, न्यायालय में विचाराधीन दावे है, क्लेम्स है, अगर किसी के लिए गारंटी दी गई है, अगर वो गारंटी वाला व्यक्ति किसी के लिए दी गई है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो जिसने गारंटी दी है वो उसका पेमेंट करेगा। बुनाई गई बिल है, न्यायालय में विचाराधीन दावे हैं, अब न्यायालय में जो क्लेम्स कर रखी है वो डिपेंड करता है न्यायालय ऑर्डर पर, हो सकता है न्यायालय का ऑर्डर अपने पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए। तो अगर नेगेटिव आता है तो संदिग्ध दायित्व होगा, और पॉजिटिव हो गया तो अपने लिए कोई दायित्व नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि जो संदिग्ध दायित्व होते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, उनको अंतिम खातों में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, उनका टोटल नहीं किया जाता है, और इन्हें केवल चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के योग लगाने के बाद नीचे टिप्पणी यानी फुटनोट के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो संदिग्ध दायित्व होता है उसको अंतिम खातों में, फाइनल अकाउंट्स में शामिल नहीं किया जाता है, केवल उन्हें बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट तैयार करने के पश्चात में फुटनोट के रूप में ही दिखाया जाता है, उसकी राशि को शामिल नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं किया जाता है और ना ही फाइनल अकाउंट तैयार करते समय किया जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है सकल लाभ यानी ग्रोस प्रॉफिट। देखिए ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रोस प्रॉफिट में पूर्ण रूप से पूरा शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं होता है, जबकि नेट प्रॉफिट में शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब शुद्ध सकल लाभ की बात करें तो शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि का बेचे गए माल की लागत, यानी जो बेचे गए माल की लागत है, COGS बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि का बेचे गए माल की लागत जिसमें प्रशासनिक एवं विक्रय व्यय शामिल ना हो पर आधिक्य को सकल लाभ कहा जाता है। यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे जब भी चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट का उसमें पढ़ेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसको सकल लाभ कहते हैं, और जो उससे हानि प्राप्त होती है उससे सकल हानि कहते हैं। अब जिसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें प्रशासनिक एवं विक्रय व्यय शामिल नहीं होते हैं, इस कारण ये सकल लाभ प्राप्त होते हैं। और अगर शुद्ध लाभ प्राप्त करेंगे नेट प्रॉफिट, तो सकल लाभ प्लस अप्रत्यक्ष आय माइनस कार्यालय एवं बिक्री एवं वितरण व्यय को माइनस कर देंगे, इस तरीके से शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध लाभ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्राप्त होता है, जबकि सकल लाभ व्यापार खाते से प्राप्त होता है। वो आगे पढ़ेंगे, व्यापार खाता, P&L, बैलेंस शीट, जब भी उसका चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो नेक्स्ट बात करें, यानी जो सकल, एक चीज और बताना भूल गया था मैं आपको, जो सकल लाभ है उसमें जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ निकालने के लिए अप्रत्यक्ष व्यय को भी शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यय के साथ में अप्रत्यक्ष व्यय को भी शामिल किया जाता है, फिर उसके पश्चात शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सौदा, लेन देन या व्यवहार यानी ट्रांजेक्शन। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौदा, लेन देन, व्यवहार यानी कोई भी लेखांकन या लेखा शास्त्र में कार्य होता है वो सर्वप्रथम सौदा या लेन देन व्यवहार के माध्यम से ही होता है। जब दो पक्षकार यानी व्यापारिक क्रियाओं के संपादन के दौरान मुद्रा या मुद्रा तुल्य किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु यानी चल भी हो सकती है अचल भी हो सकती है का आदान प्रदान करना, यह व्यवहार उधार या नकद में हो सकता है। यानी जो भी दो पक्षकारों के माध्यम से व्यापारिक क्रियाओं के संपादन हेतु मुद्रा या मुद्रा के तुल्य किसी वस्तु यानी उसका जो मापन है मुद्रा के रूप में होना चाहिए, या किसी मुद्रा के तुल्य हो, चल या अचल संपत्ति हो सकती है, उनका आदान प्रदान करना सौदा या लेन देन कहलाता है। यह व्यवहार उधार भी हो सकता है और नकद में भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घटना, इवेंट। ऐसे तथ्य जो व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं, घटना से व्यापार पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी घटना एक तरीके से कोई घटना है, कोई इवेंट है। अब ये घटना व्यापार के लिए प्रतिकूल भी हो सकती है और अनुकूल भी हो सकती है, यानी नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे व्यवसाय में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई मशीनरी खराब हो जाती है, या बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ये एक तरीके से घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खाता। अब ये खाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से देखिए। खाता, खाता को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, जिस प्रारूप में किसी वस्तु, व्यक्ति या आय व्यय से संबंधित लेन देन को क्रमवार लेखा किया जाता है। यानी जिस प्रारूप में एक खाते का प्रारूप होता है वो जनरल में देखेंगे, तो जिस प्रारूप में किसी वस्तु का, व्यक्ति का या आय व्यय से संबंधित लेन देन का क्रमवार लेखा किया जाता है वो एक तरीके से खाता होता है। खाता यानी खाते खाता बही में रखे जाते हैं, यानी जो खाते हैं वो लेजर में रखे जाते हैं, यानी खाता बही में रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स यानी माल। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु को बिक्री करने के उद्देश्य से क्रय किया जाता है, यानी जो कोई भी व्यापारी है, मान के चलो कोई व्यापार, फर्नीचर का व्यापार करता है कोई व्यापारी। ठीक है, अब उसके द्वारा अगर पंखे खरीदे गए हैं तो उनको माल नहीं कहा जाएगा, उनको संपत्ति कहा जाएगा। और अगर व्यापारी द्वारा फर्नीचर खरीदा गया है बेचने के उद्देश्य से, यानी ऑफिस के उद्देश्य से नहीं, ओनली बेचने के उद्देश्य से, तो उसे माल कहा जाता है। जिस वस्तु का व्यापारी द्वारा व्यापार किया जाता है उस वस्तु को क्रय करना ही माल कहा जाता है। अगर अन्य प्रकार की वस्तु खरीदी जाती है जिसका उद्देश्य बेचना नहीं हो तो उसे माल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें जनरल की, यानी व्यापार में होने वाले प्रत्येक मौद्रिक व्यवहार को दर्ज करना। यानी जो भी व्यापार में मौद्रिक व्यवहार होता है, व्यापार में कोई भी लेन देन होता है वो मुद्रा के रूप में मापनीय होगा तभी लेन देन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो व्यवहारों को दर्ज करना
ही दर्ज करने का कार्य होता है वो जनरल के माध्यम से होता है। और लेखा पुस्तकों में तिथिवार क्रमानुसार दर्ज किया जाता है, यानी जो डेट भी होगी, क्रम भी होगा, और इसे जनरल या आरंभिक लेखा पुस्तक भी कहते हैं। यानी जनरल को जनरल या आरंभिक लेखा पुस्तक भी कहा जाता है। यानी व्यवहारों को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, वो होती है जनरल। ठीक है। अब छोटे व्यापारी द्वारा तो जनरल रखी जाती है, और जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके द्वारा मुख्य जनरल और सहायक बहियां भी रखी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एंट्री प्रविष्टि, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यापार में होने वाले प्रत्येक मौद्रिक व्यवहार को दर्ज करना। यानी जो प्रारंभिक पुस्तकें होती है, जनरल होती है, सहायक बहियां होती है, मुख्य जनरल होती है, पुस्तकों में व्यापार में होने वाले प्रत्येक मौद्रिक व्यवहार को दर्ज करना ही एंट्री कहलाती है। जो एंट्री करते हैं वो आगे पढ़ेंगे सब चीजें, एंट्री कैसे करते हैं। एक मान के चलो व्यापार में आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी या माल खरीद लिया, तो माल खरीदते ही आप पुस्तकालन में यानी बुक कीपिंग के माध्यम से एंट्री करेंगे, सहायक बहियों में एंट्री करेंगे। तो जो एंट्री की जाती है उनको रिकॉर्डिंग का कार्य किया जाता है, उसे ही एंट्री या प्रविष्टि कहते हैं। अब जो भी एंट्री होगी मौद्रिक व्यवहार के रूप में होगी, अगर उस वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है तो ही उसकी एंट्री मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है प्राप्ति, रिसिप्ट, रिसीट। पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग से जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, आय का वह भाग जो वास्तव में प्राप्त हुआ है। यानी तो पूंजी का जो व्यापार में पूंजी लगाई गई है उसे उन जो सर्वोत्तम उसका यूटिलाइजेशन किया गया है प्रॉपर रूप से, अब उसे अतिरिक्त रूप से धन प्राप्त होता है। अब आय का वह भाग जो वास्तव में प्राप्त हुआ है वो प्राप्ति कहलाती है। अब प्राप्ति दो प्रकार की होती है, एक तो पूंजीगत प्राप्ति होती है, एक होती है आयगत प्राप्ति। ठीक है। अब इसमें पूंजीगत प्राप्ति में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है वो देखते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में स्वामी या साझेदारों द्वारा लगाया गया धन शामिल होता है। ठीक है। सुरक्षित या असुरक्षित ऋण होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो शामिल होते हैं। अंशों, ऋण पत्रों से प्राप्त राशि, यानी जो शेयर्स होते हैं और डिबेंचर्स से जो प्राप्त राशि हुई है वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। स्थायी संपत्तियों को विक्रय से प्राप्त राशि, जो स्थायी संपत्ति को अगर व्यापारी द्वारा बेचा जा रहा है तो उनके विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। अंशों का अगर हरण किया गया है, यानी अंशों को जब्त कर रहे हैं तो उनसे जो राशि प्राप्त होती है, अंशरण खाते की शेष राशि भी पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। अगर अंशों को फोरफिटेड करेंगे तो जो राशि प्राप्त होती है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आयगत प्राप्ति। व्यापारी द्वारा माल बेचने से प्राप्त राशि, यानी जो पूंजीगत प्राप्ति होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के रूप में होती है, जबकि आयगत प्राप्ति 1 वर्ष तक होती है। अब व्यापारी द्वारा माल बेचने से प्राप्त राशि है जो प्राप्त हुई है वो आयगत प्राप्ति भी कहलाती है। ब्याज, किसी प्रकार से कोई ब्याज व्यापार को प्राप्त हुआ है, कोई कमीशन प्राप्त हुआ है, या किसी लेनदार से बट्टा प्राप्त हुआ है, या किसी अन्य संस्था से बट्टा प्राप्त हुआ है। स्थायी संपत्तियों को उपयोग हेतु देने पर प्राप्त राशि, यानी स्थायी संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को, संस्था को अगर किराए पे दे रखा है उनसे प्राप्त राशि है वो आयगत प्राप्ति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भुगतान, पेमेंट। देखो पेमेंट क्या होता है, पेमेंट भी दो प्रकार का होता है, पूंजीगत भुगतान और आयगत भुगतान। व्यवसायिक क्रियाओं के परिचालन के दौरान कई मदों के संबंध में चुकाई गई राशि, ये जो प्राप्ति है उसका विपरीत होता है, उसमें प्राप्त होती है, इसमें चुकाना होता है। कुल देय राशि को व्यय तथा व्ययों में से वास्तविक चुकाई गई राशि को पेमेंट कहते हैं। यानी जो भी व्यय हुआ है तथा व्ययों में से जो वास्तविक राशि चुकाई जाती है उसको भी पेमेंट कहा जाता है। पेमेंट अभी बताए दो प्रकार का होता है, पूंजीगत भुगतान और आयगत भुगतान। अब पूंजीगत भुगतान में कैपिटल पेमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है वो देखो। किसी स्थायी संपत्ति को क्रय स्थापित करने लाने का भाड़ा, यानी जो पूंजीगत भुगतान किया है, एक तरह से खर्चा हुआ है, पूंजीगत खर्चा है या पूंजीगत भुगतान। जो किसी स्थायी संपत्ति है, मान के चलो कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो संपत्ति को क्रय करेंगे, उसमें पेमेंट लगेगा, उसको स्थापित करने में खर्चा होगा, लाने का भाड़ा होगा। ठीक है। संपत्ति की कार्य क्षमता में, अगर संपत्ति पुरानी हो गई है उसको रिपेयर करने में जो खर्चा होता है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु किया गया व्यय भी पूंजीगत भुगतान कहलाता है। और इसी तरीके से विकास एवं अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संबंधी जो भी व्यापार में कार्य किए गए हैं, खर्चा किया गया है, वो एक तरीके से पूंजीगत भुगतान होता है। नेक्स्ट है आयगत भुगतान, यानी माल क्रय एवं क्रय से संबंधित व्यय का भुगतान, यानी जो माल का क्रय है या क्रय से संबंधित जो भी भुगतान किया गया है वो आयगत भुगतान होता है। विक्रयों पर व्यय पर भुगतान, यानी विक्रय करने पर कौन कौन से खर्चे किए गए हैं वो भुगतान, खर्चा हुआ वो भुगतान आयगत भुगतान कहलाता है। इसी तरीके से स्थायी संपत्ति के सामान्य व्ययों का भुगतान, संचालन के सामान्य व्ययों का भुगतान आदि आयगत भुगतान कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आयोजन, प्रोविजन। देखो
प्रोविजन होता है, प्रोविजन हमेशा या दायित्व यानी नो लायबिलिटी का आयोजन करने के लिए रखी गई राशि होती है। यानी किसी ऐसे याद दायित्व यानी नॉन लायबिलिटीज का आयोजन करने के लिए रखी गई हो जिसकी राशि पर्याप्त शुद्धता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती हो। ठीक है, जैसे जो स्थायी या चल संपत्ति के मूल्यों में कमी आने के कारण उनके नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास के लिए रखी हो या अपलिखित कर दी गई हो। देखो, आयोजन वो होता है, आयोजन एक प्रोविजन होता है, इसको प्रोविजन बोला जाता है इंग्लिश में। तो आयोजन हमेशा देनदारों पर या जो स्थायी संपत्तियां होती है उन पर बनाया जाता है। अब आयोजन बनाने का मतलब ये होता है कि मानो आपकी मशीनरी है, अब मशीनरी आपने 10 लाख की परचेज की, अब उस पर स्वाभाविक रूप से कि मूल्यह्रास लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% की दर से मान के चलो कि अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो अगले वर्ष संपत्ति का मूल्य 10 लाख में से 10% कहीं 1 लाख हो गया तो 9 लाख की संपत्ति रह जाएगी। तो भविष्य में अगर अब संपत्ति धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, उसका निश्चित समय या पीरियड होता है, तो संपत्ति को भविष्य में परचेज करने के लिए पहले से आयोजन बना के एक कोष बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन फंड कोष। तो उसमें राशि ट्रांसफर की जाती है, जब भी संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो उस कोष का प्रयोग कर लिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आयोजन राशि का पहले से बना लिया जाता है और जो दायित्व होते हैं उनको चुकाने के लिए भी आयोजन बना लिया जाता है। ठीक है, और जो कभी भी देनदारों पर यानी जो डेटर्स होते हैं, सॉरी, डेटर्स पर आयोजन बनाया जाता है, लेकिन जो लेनदार होते हैं लेनदारों पर कभी भी आयोजन नहीं बनाया जा सकता। यानी जो लेनदार है, लेनदार बाहरी व्यक्ति होते हैं। अब ये भविष्य में जरूरी थोड़ा है कि जो लेनदार है वो पैसा व्यापार के लिए छोड़ेगा या माफ करेगा, हो सकता कर भी दे, नहीं करे तो उन पर लेनदारों पर कभी भी आयोजन नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संचय, रिजर्व की बात करें। रिजर्व क्या होता है? देखो, रिजर्व एक तरीके से जो व्यापार में बचत होती है, लाभ होता है, उनमें से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के पश्चात में जो राशि शेष बचती है या बचा ली जाती है उसको रिजर्व कहते हैं। ये संचय जो लाभ अथवा अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी गई हो उसे संचय कहा जाता है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, इसका कार्य चिट्ठे में किसी याद दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करना नहीं होता। देखो, रिजर्व का मतलब यह होता है, मान के चलो व्यापार में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब व्यापार में 80,000 रुपये तो व्यापारी ने रख लिए, या साझेदारी फर्म में जो भी स्थिति है, कंपनी है, शेयर होल्डर में प्रॉफिट को डिवाइडेड कर दिया। अब उसके पश्चात 20,000 रुपये बच्चे हैं, उन्होंने रख लिया। तो भविष्य में जब भी व्यापार में आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो उस रिजर्व का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें एक नोट दे रखा है कि जो रिजर्व होते हैं उसका कभी भी भविष्य में जो याद दायित्व होता है या संपत्ति के मूल्य में अगर कोई कमी हो जाती है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए रिजर्व का यूज नहीं किया जाता है। या नई संपत्ति परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति के मूल्य में कमी है उसकी व्यवस्था करने के लिए रिजर्व का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब इसी तरीके से भी संचय भी पूंजीगत संचय होता है और आयगत संचय होता है। ठीक है, जैसे ऊपर तो बात हो गई संचय की, अब इसमें पूंजीगत संचय अलग है और कैपिटल रिजर्व अलग है और इस तरह से रेवेन्यू रिजर्व अलग है। अब इसमें बात करें पूंजीगत संचय की, तो जिनका लाभांश के रूप में वितरण नहीं होता है, यानी पूंजीगत संचय वह संचय होते हैं जिनका लाभांश के रूप में कभी वितरण नहीं किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से पूंजीगत संचय में कौन कौन सी मदें शामिल होती है? इसमें एक तो समामेलन से पूर्व के लाभ होते हैं, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, कंपनी स्टार्ट की जाती है, उससे पूर्व के जो भी लाभ होते हैं वो पूंजीगत संचय कहलाता है। पूंजी कटौती खाते का जमा शेष यानी सीआर शेष हो, या अंशों के हरण पर लाभ हुआ हो, व्यापार क्रय की दशा में शुद्ध संपत्तियों का क्रय मूल्य पर अधिक के रहा हो, या इसके पश्चात विकास छूट या संचय का निर्माण किया गया हो, वो पूंजीगत संचय कहलाता है। नेक्स्ट है आयगत संचय, रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, इसका निर्माण संचालकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। साथियों ध्यान रखिए, जो आयगत संचय होता है उसका कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी के अंतर नियम होते हैं, कंपनी के दो नियम होते हैं, एक तो होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है अंतर नियम। ठीक है, तो जो अंतर नियम होते हैं उनमें अनिवार्य रूप से किया जाता है कि आयगत संचय प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य है। अब आयगत संचय 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक तो होता है साधारण संचय यानी जनरल रिजर्व होता है, दूसरा होता है विशेष संचय, और लास्ट होता है संचय कोष रिजर्व फंड। अब इसमें ये होता है, साधारण संचय होता है वो कंपनी को बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, चाहे तो साधारण संचय बना सकती है चाहे तो नहीं बना सकती है। इसी तरीके से विशेष संचय स्पेशल या स्पेसिफिक रिजर्व होता है, वो प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य है। और संचय कोष है, रिजर्व फंड है, वो लाभांश वितरण हेतु तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व, यानी ऐसा संचय जो व्यापार में विद्यमान होता है लेकिन प्रकट नहीं होता है, उसको गुप्त संचय कहा जाता है। यह संचय संपत्तियों एवं दायित्वों के पीछे छिपा होता है या छिपाया रखा जाता है। इसका निर्माण संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि एवं दायित्वों में कमी करके किया जाता है। यानी जो गुप्त संचय होता है, सेक्रेट रिजर्व होता है, उसका निर्माण हमेशा संपत्ति के मूल्य में तो वृद्धि की जाती है, वो दायित्वों में कमी करके किया जाता है। ठीक है, यह केवल बैंक या बीमा व बिजली कंपनियों के लिए ही अनुमत है। यानी जो नियम है, नियमानुसार गुप्त संचय सिर्फ बैंक के हो या बीमा हो या बिजली कंपनियां है, वो ही बना सकती है। अन्य कंपनियां गुप्त संचय का निर्माण नहीं कर सकती है, क्योंकि वैधानिक प्रावधान लागू होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये तो होगी आपकी पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट। यानी टोटल आपके 36 वर्ड है, आपको हिंदी में ध्यान रखना है और इंग्लिश में ध्यान रखना है, जिसमें से 1 से लेकर 13 वाले तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और 13 से लेकर सॉरी 14 से लेकर 14 से लेकर 36 तक इस वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। यानी जो ये पारिभाषिक शब्दावली है, ये आपके प्रत्येक की अकाउंटेंसी वाले चैप्टर में, या जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इन चीजों को तो आपको लाइफ टाइम दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, अब बात करें लेखांकन के प्रिंसिपल के, सिद्धांतों की। देखो, देखिए सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत जो सर्वत्र रूप से सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है या सभी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ऐसा मूलभूत सत्य जिसे सर्वत्र समान रूप से स्वीकार किया जावे, वे सिद्धांत होते हैं। अब इसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स अकाउंटेंट अकाउंटेंट्स IFSC ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक का गठन MICAI, यानी ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ने लेखा मानक मंडल ASBs का गठन किया गया है। यानी IFSC ने और ICAI ने लेखा मानक मंडल का गठन किया गया है लेखांकन सिद्धांतों के लिए। अब देखो इसमें लेखांकन सिद्धांतों के नियम कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 नियम होते हैं। एक तो होता है संबंधितता, रिलेवेंस होता है, एक होता है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी होती है, और एक होता है व्यवहारिकता यानी फिजिबिलिटी होती है। देखो संबंधितता में, रिलेवेंस में क्या क्या चीजें आती हैं सिद्धांतों में। वित्तीय विवरण बनाने वाले तथा उनका उपयोग करने वाले दोनों वर्गों के लिए अर्थपूर्ण हो। यानी जो लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार देखें या सिद्धांतों के बारे में बात करें, तो इसमें एक संबंधितता वाला मामला या संबंध होता है। समानता के बारे में, जो भी वित्तीय विवरण बनाने वाले तथा उनका उपयोग करने वाले दोनों वर्गों के लिए यह अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, लेखांकन सिद्धांत। नेक्स्ट है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वस्तुपरक तथा संबंधित सभी वर्गों की एक ही धारणा बने तथा व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहे। यानी जो लेखांकन सिद्धांत है, वो सभी व्यक्ति या संस्थाएं उसको सही रूप से स्वीकार करें और सभी की एक ही धारणा बने, सभी का एक ही मत रहे, और सभी व्यक्ति जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है उसे दूर रहें, उसको वस्तुपरकता सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिकता यानी फिजिबिलिटी। सिद्धांत हमेशा सरल होने चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए और व्यवहारिक रूप से उपयोगी होने चाहिए। इसमें लेखांकन सिद्धांतों के 3 नियम होते हैं, 3 धारणाएं होती है। एक तो संबंधता होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुपरकता होनी चाहिए, और लास्ट है व्यवहारिकता यानी फिजिबिलिटी रहनी चाहिए सिद्धांतों में। अगर ये तीनों चीजें हैं तो सिद्धांत सर्वत्र मान्य है, अन्यथा उसमें विरोधाभास हो सकता है। ठीक है, अब इस सारणी या टेबल के माध्यम से देखेंगे अवधारणाएं, संकल्पनाएं में सिद्धांतों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। यानी जो कंसेप्ट होती है और प्रिंसिपल होते हैं, उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। देखो फर्स्ट बात करें अंतर का आधार देखें तो उत्पत्ति का आधार, तो ये संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं, ये सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार होती है। यानी अवधारणाएं हमेशा सिद्धांतों की उत्पत्ति से पहले होती है, तो ये उनका आधार होती है, और सिद्धांत विषय के श्रेष्ठ निर्वहन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणन की आवश्यकता। यानी जो अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट है, ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए प्रमाणन की इनमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सिद्धांत सोच विचार कर प्रमाणों पर आधारित होते हैं। ठीक है, स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस, ये निर्विवाद रूप से स्वीकार किए जाते हैं अवधारणाएं, जबकि सिद्धांत इनकी स्वीकारोक्ति के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अवधारणाओं में लोचशीलता नहीं होती है। ये जो अवधारणाएं होती है बनी बनाई होती है, और जो सिद्धांत है इनका निर्माण देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है, अतः इनमें लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वे व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा आपसी विचार विमर्श से बनाए जाते हैं,
ताकि वह सर्वत्र मान्यता प्राप्त हो। अगर देश में काल एवं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कोई संशोधन करना हो, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो पहले वाले सिद्धांत है उनमें अमेंडमेंट करना जरूरी है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग सिद्धांतों में अमेंडमेंट किया जा सकता है, जबकि संकल्पनाओं या अवधारणाओं में किसी प्रकार की लोचशीलता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें बात करें लेखांकन के प्रमुख अवधारणाओं के बारे में, यानी जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब इसमें लगभग 10 के लगभग आपकी अवधारणाएं हैं। अब उनका वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी कंसेप्ट है पृथक अस्तित्व अवधारणा, यानी सेपरेट एंटिटी सिस्टम। देखो, जो पृथक अस्तित्व अवधारणा का मतलब है सीधा सीधा कि व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है, यानी जो स्वामी द्वारा पूंजी लगाई जाती है उसका अस्तित्व पृथक रहेगा तथा व्यापार का अस्तित्व पृथक रहेगा। यानी इस अवधारणा के अंतर्गत व्यापारी व व्यापार का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। व्यापारी यानी स्वामी की निजी संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा व्यापार के पुस्तकों में नहीं रखा जाता है, यानी व्यापारी द्वारा जो व्यापार में पूंजी लगाई गई है उसी का लेखा किया जाएगा, और उसकी अदर पूंजी है, अदर कोई संपत्ति है या कोई लायबिलिटीज है, उसका लेखा व्यापार की पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, उससे व्यापार को कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण इसे पृथक अस्तित्व अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, यानी व्यवसाय में जो लेखांकन केवल उन्हीं मदों का किया जाता है जिसका माप मुद्रा में होता हो। जो भारतीय मुद्रा है, तो अगर कोई वस्तु है उसका माप अगर मुद्रा में हो रहा है तो ही उसका लेखांकन किया जाएगा, अन्यथा उसका किसी प्रकार से लेखांकन नहीं किया जाएगा। यानी प्रत्येक वस्तु का मापांकन मुद्रा में होना चाहिए। ये अवधारणा इस बात पर आधारित है। नेक्स्ट है निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, यानी इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय का जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है। अब ऐसा नहीं है व्यापार आपने आज स्टार्ट किया 6 महीने में आपको उसको बंद करेंगे, तो व्यापार इस जो ये कंसेप्ट है निरंतरता की, इसमें ये माना जाता है कि व्यापार एक अनिश्चित समय के लिए चलता रहेगा, यानी इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जब तक व्यापार में अच्छे कार्य हो रहे हैं, व्यापार लाभ कमा रहा है, तो व्यापार निरंतर रूप से चलता रहेगा अगर इसमें किसी प्रकार की विपरीत स्थिति नहीं हो। चल एवं अचल संपत्ति का विभाजन इसी के आधार पर होता है, यानी जो स्थायी और अस्थायी संपत्ति होती है उसका विभाजन, अगर चल संपत्ति है उसका संबंध 12 महीने से होता है, और अचल संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक की अवधि में उसको माना जाता है। ठीक है, अचल संपत्ति का संबंध 1 वर्ष से अधिक होता है, जबकि चल संपत्ति का संबंध 12 महीने की अवधि से माना जाता है। तो निरंतरता की अवधारणा के अनुसार ही इनका विभाजन होता है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी जो भी लेखा शास्त्र है वो दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। तो द्विपक्षीय अवधारणा की बात करें तो इसमें दो पक्ष होते हैं, कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, नाम और जमा पक्ष होता है। इन दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर रहता है, यानी हमेशा समान होता है, यदि यानी संपत्ति एवं दायित्व का प्रभाव समान होता है। ठीक है, वो आप बैलेंस शीट के माध्यम से देखेंगे संपत्ति एवं दायित्व का योग किस प्रकार से समान रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी ये ध्यान रखना है कि द्विपक्षीय अवधारणा में दो पक्ष होते हैं, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और इनका हमेशा योग जमा या नाम का बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट, यानी उस वस्तु या संपत्ति के क्रय मूल्य से है, यदि वह स्थायी संपत्ति है तो क्रय मूल्य प्लस लाने पर भाड़ा प्लस स्थापना व्यय लागत मूल्य कहलाता है। अभी लास्ट में पढ़ा था कि लागत मूल्य, पिछले वीडियो में पढ़ा था लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। तो ये लागत अवधारणा उसी पर आधारित है। अगर कोई संपत्ति स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है तो उसका जो क्रय मूल्य है प्लस जो लाने पर भाड़ा किराया खर्च किया गया है और स्थापना इंस्टॉलेशन पर जो व्यय किए गए हैं, एक्सपेंसेस किए गए हैं, उन तीनों को टोटल करके जो मूल्य प्राप्त होता है वो लागत मूल्य कहलाता है, या इसको लागत अवधारणा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वसूली या आगम अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यापार में जो भी क्रियाएं होती है, ऑपरेटिंग क्रियाएं होती है संचालन की, आय को उस समय उपार्जित मानी जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। माना कि आपने कोई वस्तु आज भेज दी, ठीक है, और आपको आय 10 दिन बाद में प्राप्त हो रही है, जो राशि प्राप्त हो रही है वस्तु की वो 10 दिन बाद में प्राप्त हो रही है, तो जिस तिथि को जो राशि आपको प्राप्त होती है वसूल कर ली जाती है, उस तिथि पर ही राशि को प्राप्ति माना जाता है। इसको वसूली आगम अवधारणा कहा जाता है। अर्थात वह वसूली तिथि मानी जाती है जिस तिथि को वस्तु या सेवा किसी प्रतिफल के बदले किसी ग्राहक को दे दी जाती है। मूल्य का भुगतान तुरंत हो यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अवधारणा आपकी आय व व्यय के मिलान की अवधारणा, यानी मैचिंग कंसेप्ट इसे कहा जाता है। यानी जो चालू वर्ष की आय होती है उसका
चालू वर्ष के व्यय यानी एक्सपेंसेस से मिलान होना चाहिए। माना कि आपका वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में जितनी भी आय प्राप्त हुई है आपको, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी व्यय प्राप्त हुए हैं ना व्यापार में, तो उनका मिलान होना चाहिए। उसको आय व्यय के मिलान का उदाहरण कहा जाता है। अब इसमें देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो बकाया खर्चे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज यानी पूर्वदत्त खर्चे हैं, यानी बकाये खर्चे व्यापार में खर्चे तो हो गए लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेज जिनका पहले से भुगतान कर दिया गया है, और एक्वार्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम का समायोजन चालू वर्ष की अवधि से, यानी समायोजन चालू वर्ष की अवधि या पीरियड से होना चाहिए। यानी जो ये आपके लिए ये दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्वार्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, इनका समायोजन एडजस्टमेंट चालू वर्ष की अवधि से होना चाहिए। ये आय व्यय के मिलान की अवधारणा यानी मैचिंग कंसेप्ट कहलाती है। अब इसमें देखेंगे कि जो एक्वार्ड इनकम है और अनार्जित आय यानी अनअर्न्ड इनकम है, यानी अर्जित आय और अनार्जित आय, ये क्या होती है? देखो, जो एक्वार्ड इनकम है, अर्जित आय, ठीक है, पहले वाली ये एक्वार्ड इनकम और लास्ट वाली है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो एक्वार्ड इनकम वह आय जो प्राप्त कर ली गई हो, आधिकारिक हो, लेकिन नकद में प्राप्त नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कोई काम करना है या कोई भी व्यापार द्वारा कोई क्रियाविधि कर ली गई है, कोऑपरेटिंग कार्य कर लिया गया है, अब उसे उसको राशि प्राप्त होनी थी, लेकिन वह आय जो प्राप्त कर ली गई हो या आधिकारिक हो, आपने कार्य कर लिया उसके संबंध में, लेकिन आपको अभी तक नकद में प्राप्त नहीं हुई, वो अर्जित आय कहलाती है। जबकि अनार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम, इसके विपरीत होती है। वह आय जो नकद में प्राप्त कर ली गई हो, लेकिन वह चालू वर्ष की ना होकर आगामी वर्ष की हो। यानी जो आपने जो आय प्राप्त हुई है, वो आपने उसके लिए कार्य किया ही नहीं है, लेकिन आपको आय ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है पहले से ही, तो वो एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। ठीक है, वो चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती है, वो आगामी वर्ष से संबंधित होती है। ठीक है, अर्जित आय और अनार्जित आय यानी एक्वार्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम में ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका उपार्जन अवधारणा, एक्यूट कंसेप्ट। अभी ऊपर पढ़ा था, जो अवधारणा बेसिस होता है, उपार्जन अवधारणा, नगद अवधारणा, वो पढ़ चुके हैं। इसमें उपार्जन अवधारणा की बात करें तो इस अवधारणा के अंतर्गत आयगत व्ययों तथा आयगत आयों का लेखांकन नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जित होने वाले वर्ष में किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आयगत व्यय होते हैं, तो आयगत आयों का लेखांकन नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति की अपेक्षा उपार्जित होने वाले वर्ष में किया जाना होता है। ठीक है, अब इस अवधारणा के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से मदें शामिल होती है? इसमें एक तो बकाया खर्चे यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, अर्जित किंतु अप्राप्त आय यानी एक्वार्ड इनकम भी पढ़ा था, तथा अनुपार्जित अथवा अग्रिम प्राप्त आय यानी अनअर्न्ड इनकम को एडवांस इनकम भी कहा जाता है। वो समायोजित यानी चालू वर्ष में किया जाता है, इसको उपार्जन अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट है लेखावधि अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसमें सीधा सीधा बात है, बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः जो लेखांकन वित्त वर्ष होता है, अवधि होती है 12 महीने की होती है भारत में, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलती है। ये लेखा अवधि अवधारणा होती है। लास्ट वाली है आपकी चिट्ठा समीकरण अवधारणा यानी बैलेंस शीट कंसेप्ट। अभी बैलेंस शीट को एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें देखो, दो पक्ष होते हैं बैलेंस शीट में, एक तो होता है डेबिट पक्ष, एक होता है क्रेडिट पक्ष। ठीक है, इसमें संपत्तियां एवं दायित्वों के पक्ष होते हैं। ठीक है, जिसमें संपत्ति जो वो बैलेंस शीट वाला चैप्टर में देखेंगे, पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको कि बैलेंस शीट का एक जो लेफ्ट साइड होता है वो लायबिलिटी साइड होता है, और राइट साइड एसेट साइड होता है। ठीक है, अब इसमें जो समीकरण है उनको डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना होता है, संपत्तियों का योग दायित्व के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें एक्सपेंसेज, लॉसेज और एसेट्स यानी जो खर्चे हैं उनका बैलेंस डीआर होता है, लॉसेज का डीआर होता है, और एसेट्स का बैलेंस डीआर होता है। तो इनका टोटल कर लेंगे तो बराबर इनकम प्लस गेन्स प्लस लायबिलिटीज, और बैलेंस शीट में देखेंगे अच्छी तरह से, जब समझ में आएगा आपको। तो जो भी इनकम प्राप्त हुई है वो सीआर बैलेंस होता है, और जो गेन लाभ है वो भी एक सीआर बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का सीआर बैलेंस होता है। तो डीआर बराबर सीआर, तो दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाएगा, वो चिट्ठा समीकरण अवधारणा कहलाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में लेखांकन परंपराओं को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।